एकदम से कोई भी चीज एकदम से नहीं होती है। अभी है क्या कि हम लोगों ने 6 महीने पहले भी कैंपेन चलाया था। 6 महीने पहले हमारी नीड कुछ और थी, आज की डेट में हमारी नीड कुछ और हुई। हुआ यस क्या कि ये एकदम से नहीं हुआ। एकदम से अभी आपने देखा कि रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आया तो हमें पता लगा कि नॉर्मलाइजेशन में एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी शिफ्ट में बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। अब इजी क्वेश्चन होने के बाद अगर वो 185 नंबर ला रहा है तो उसकी क्या गलती है कि उसकी शिफ्ट में टफ क्वेश्चन नहीं थे। अगर टफ क्वेश्चन होते तो क्या वो पढ़ के नहीं गया था, या फिर उसे एग्जाम देने से पहले ये पता था कि उसकी शिफ्ट में उसको इजी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये था कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से किसी के 60-60 न गलती है क्योंकि उनका पेपर इजी था, उनकी शिफ्ट इजी थी। अगर वो बंदा 180-85 जाके स्कोर कर रहा है और जाके उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद 50 नंबर कम हो जाते हैं और वो लिस्ट से बाहर हो जाता है, आप खुद ये जेन्युइनली सोच कर देखो। उसके बाद बात आ गई अल्टीमेटली नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। है क्या कि कोई भी चीज, कोई भी सिनेरियो, कोई भी क्राइटेरिया हमारे सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। ना ही हमें ये पता लगता है कि नॉर्मलाइजेशन में फॉर्मूला क्या लग रहा है। आप ये तो हमें बताओ कि फॉर्मूला क्या लग रहा है नॉर्मलाइजेशन पे, तब तो हम उसे माने। ना ही हमें ये पता लगता है कि वैकेंसीज जा कहाँ पे रही है, कितनी वैकेंसीज निकल रही है। तो ये सारी चीजें एकदम से कुछ भी नहीं हुआ है। आप देख सकते हो पिछले 6 महीने से हम लोग एक्टिवेट हैं लगातार ट्विटर कैंपेन को लेकर। और आई थिंक मैं तो बोलूंगा कि पिछले ट्विटर कैंपेन में मेरे को सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा था। पिछले ट्विटर कैंपेन में अगर आप नहीं जानते हो तो एक बार आप सर्च करके देखिएगा कि पूरे यूट्यूब में जो हलचल मची हुई थी, जो आप गूगल पे जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पर तो मैंने भी स्टूडेंट के लिए अगर इतना फेस किया तो क्यों फेस किया, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके साथ में सुबह शाम तक रहता हूँ। आपको पता है स्टूडेंट्स के पास इतना तक पैसा नहीं है कि ये एक ऐसी कंडीशन आ जाती है हर कुछ दिन में कि फोन आते हैं, मेल आती है, सर इतने का रिचार्ज करा दो, सर इतने का रिचार्ज करा दो तो मैं आपकी क्लास कर लूंगा, सर इतने का रिचार्ज करा दो तो अभी मैं इंग्लिश की क्लास कर लूंगा, मैथ्स की क्लास कर लूंगा। बताइए इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। सिलेबस की बात करी जाए तो सिलेबस ग्रेजुएट लेवल की अगर बात करें तो मैथ्स में मेंस और प्री, जो कि एडवांस मैथ्स है और बेसिक मैथ्स है, दोनों को मिलाकर अगर बात करी जाए, और इसी तरीके से इंग्लिश के सिलेबस की बात करें क्योंकि सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स और इंग्लिश दोनों का वेटेज सबसे हाई है। तो इन दोनों की बात करें और साथ में उसके बाद हम रीजनिंग और जीएस सबको मिला दें तो उसके बाद ऑन एन एवरेज 8 से 10 महीने में स्टूडेंट का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। लेकिन सिलेबस कवर होने का मतलब ये नहीं है कि नौकरी मिल जाना। सिलेबस कवर करना एक अलग चीज है, एक फर्स्ट फेज है, और उसके बाद उस पर मास्टर बनना वो एक अलग चीज है। जब आप उस पर मास्टर बनते हो तब जाके आप नौकरी के लिए एलिजिबल होते हो। तो इसका कोई आप एक क्राइटेरिया नहीं बोल सकते क्या ऑन एन एवरेज 1 साल या फिर 6 महीने या ऐसा कुछ। यूपीएससी जैसी संस्था आर्टिकल 315 के तहत होने पर वो संवैधानिक निकाय है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इस वजह से उसकी प्रक्रिया ऑफलाइन होने के बाद भी पूरे 1 साल में पूरी हो जाती है। 1 साल में उसका प्री भी हो जाता है, मेंस भी हो जाता है, मेंस के इतने सारे पेपर हो जाते हैं, इंटरव्यू हो जाता है और इंटरव्यू होने के बाद उनकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है। तो फिर एसएससी के साथ क्या प्रॉब्लम है, जबकि एसएससी पूरा ऑनलाइन होना है, सीबीटी है ये, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद भी एसएससी की प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हो पा रही है। समस्या ये है। आरआरबी एनटीपीसी के साथ क्या प्रॉब्लम है, लोग कह रहे हैं डिजिटाइज हो, डिजिटाइज हो, हमें डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ना है। ठीक है, हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के पास मोबाइल फोन है आज की डेट में। घर बैठे आप मेरा आराम से इंटरव्यू ले रहे हो, मैं भी घर बैठ के आराम से इंटरव्यू दे रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट डिजिटाइजेशन। लेकिन इस डिजिटाइजेशन का मतलब क्या है, क्या स्टूडेंट को इसका कोई बेनिफिट मिल रहा है, क्या हमारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, क्या हमारे रिक्रूटमेंट बोर्ड इसका कोई फायदा ले पा रहे हैं कि सीबीटी करने के बाद भी एसएससी एग्जाम नहीं ले पा रहा है। अगर एग्जाम ले पा रहा है तो नॉर्मलाइजेशन के तहत हमें फॉर्मूला नहीं बता पा रहा है, अगर फॉर्मूला भी बता पा रहा है तो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। लेकिन जो यूपीएससी और दूसरी तरफ ऑफलाइन होने के बाद भी ये सारी चीजें कर लेती है, क्यों कर लेती है, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है सिस्टम के ऊपर। ये सब कुछ सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है हर एक मॉड्यूल के ऊपर। ये क्वेश्चन है एसएससी के ऊपर और ये क्वेश्चन है आरआरबी के ऊपर, जो कि एनटीपीसी का आपका एग्जाम ले रहे हैं। सीजीएल 2018 के साथ जो प्रॉब्लम है, समस्या ये है कि अनफेयर सीन आ गया। अनफेयर सीन का मतलब देखिए, हम फिर से बात वहीं आ जाएगी घूम फिर के कि हमारा वही कहना है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। 2018 की वैकेंसीज के बाद भी जब उसका रिजल्ट आता है तो उसके बाद भी तो यही हुआ था।
कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है प्रोसीजर में। आप एटलीस्ट देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूँ आईबीपीएस की। कभी हमें ये क्यों नहीं सुनने को आता है आईबीपीएस में, जबकि इतना बड़ा सीबीटी पेपर वहां पर भी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो भी टीसीएस ही लेता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी खास बात ये होती है कि वहां पर हर एक को फॉर्मूले का भी पता है, हर एक को एक एक वैकेंसी का भी पता होता है, हर एक को ये भी पता होता है, एक एक पॉइंट मार्क्स का भी पता होता है कि एक एक पॉइंट मार्क्स आपका कहाँ पे कट रहा है। लेकिन यहाँ पे उस फॉर्मूले का कुछ अता पता नहीं है। तो वही 2018 की वैकेंसी के साथ भी हमारा यही पंगा था, लेना देना था। 2018 में क्या था कि पहले हमें कुछ नहीं पता था नॉर्मलाइजेशन के बारे में, और एट द टाइम जब हमारा रिजल्ट आने लगा तब ये सारी चीजें हमारे सामने रख दी गई। मतलब कहने का वहां पर एक अनफेयर मीनिंग आ गया था। आपने देखा होगा 10+2 वाले एग्जाम्स में भी वहां पर कि अनफेयर, अनफेयर वर्ड का यूज वहां पे कर दिया गया था कि अगर अनफेयर पाया गया कुछ भी, ओके, मतलब उसमें ऐसे राइटिंग में एक ऐसा प्रोविजन डाल दिया गया कि अगर आप किसी ऐसे वर्ड का यूज कर रहे हो जिसका मतलब किसी से मिलता जुलता है, ठीक है, तो फिर उसको हम अनफेयर में कंसीडर कर लेंगे। लाइक मैं अपने पिताजी को पत्र लिख रहा हूं और अपने पिताजी से बोलता हूं मैं कि आप मुझे आशीष प्रदान करें, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। तो आशीष प्रदान करें मतलब आशीष का मतलब क्या होता है? आशीष का मतलब होता है हिंदी में आशीर्वाद, ओके। लेकिन आप उसे कंसीडर कर ले रहे हो आशीष प्रदान करें, आप उसे बोल दोगे कि आशीष तो किसी व्यक्ति का नाम है, और आपने उसको अनफेयर लगा दिया और उस पे गोला करके पूरा काट दिया, और मेरा जितना भी मेरा पूरा ऐसे था आपने पूरा काट दिया। सर मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं हिंदुस्तान के, उन सभी से मेरी एक अपील है। मैं इस बार के कैंपेन में, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्विटर कैंपेन है अभी, ये ट्विटर कैंपेन एग्जैक्टली सही जगह जाके नहीं लगेगा। हमें सही डिमांड करनी चाहिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। इसी वजह से ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये जो हैशटैग यूज किया जा रहा है मोदी रोजगार दो, मैं इसके साथ नहीं हूँ। मैं इसके साथ बिल्कुल हूँ, सभी अपने स्टूडेंट्स के साथ हूँ, सभी अपने टीचर्स के साथ हूँ, सभी मुझे जानते भी हैं कि वरुण ऐसा कभी नहीं करेगा। तो लेकिन हाँ, एक चीज बोलूंगा मैं सभी को, क्योंकि आप कभी भी यूट्यूब उठा के देख लेना, सबसे पहले मैंने ये डिमांड करी थी कि जो मैंने डिमांड करी थी करीब 8 महीने पहले, उस पर मैंने डिमांड ये करी थी कि हमें रिफॉर्म की बात करनी चाहिए। हमें, मैंने गलती से अपनी पिछली बार सीखा, इस वजह से मैं इस वीडियो के माध्यम से बाकी लोगों को बोलना चाहूंगा कि मेरी गलती से मैंने सीखा है, और उस गलती से आप लोग भी प्लीज कुछ सीख लो। ये आप लोग सीख लो कि ये जो हैशटैग जाने वाला है, इस हैशटैग का मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कुछ असर पड़ेगा। हमें रिफॉर्म की बात करनी चाहिए, हमें ऐसी बात करनी चाहिए, हमें रूट पर जाना चाहिए जहां से ये सारी चीजें चेंज हो सकती है। मैंने 8 महीने पहले बोला था कि एचआरडी मिनिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री है। डिफेंस मिनिस्ट्री का काम सिर्फ डिफेंस पे फोकस्ड है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम सिर्फ फाइनेंस पे फोकस है। यहाँ पर एचआरडी मिनिस्ट्री का काम बहुत सारे हैं, एजुकेशन में उनका देखना काम है, ठीक है, इधर उधर का और भी कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट देखना भी उनका काम है। तो मैंने उस टाइम पे कहा था कि हमें एक ऐसे रिफॉर्म की जरूरत है जब हर जगह पर जल शक्ति मिनिस्ट्री वाटर के लिए आपने बना दी, ठीक है, वाटर सैनिटेशन के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए बना दी, उसी तरीके से आप एजुकेशन मिनिस्ट्री क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उस टाइम पर मैंने रिफॉर्म की बात करी थी, वो बात आप लोगों ने ऊपर तक पहुंचाई, इस वजह से वो मेरा वीडियो वायरल भी हो गया था, वो वीडियो ऊपर तक पहुंचा और उसके बाद 1 महीने के अंदर रिफॉर्म हो गया था। लेकिन अभी आप सोचो मोदी रोजगार दो, आप सोचो इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट्स यहां पर ये बोलेंगे कि सर जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हीं से रोजगार मांगेंगे, प्राइम मिनिस्टर इसमें क्या करेंगे? मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, मेरा मतलब कहने का है कि रिफॉर्मेशन की आप बात करो। अब आप कहोगे कि मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि ठीक है, आप इस हैशटैग को ट्रेंड कराइए, सही तरीके से कराइए, एक पॉजिटिव वे में कराइए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन रूप फिर से ले लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल रूप लेगा। इसको सही मायने में अगर हम डिमांड करें तो हम इस तरीके से डिमांड कर सकते हैं कि यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है आर्टिकल 315 के तहत, और यूपीएससी में हर चीज ऑफलाइन होने के बाद भी उसमें इतना पोटेंशियल कहां से आ जाता है कि वो पूरे 1 साल में प्री मेंस सब कुछ क्लियर करा लेता है और उसके बाद ज्वाइनिंग भी दे देता है। तो हम एसएससी में ऐसा कुछ रिफॉर्म करें, ये सही मायने में एक डिमांड होगी कि एसएससी को भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया जाए, जिसका एक एक पेपर हर साल 50-50 लाख स्टूडेंट देता है। दैट मीन्स एसएससी के ऊपर बर्डन है, या फिर एसएससी सही तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा पा रहे हैं। अगर वो सही तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा पा रहे हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया जाए।
इस तरीके से हमें रिफॉर्म की बात करनी चाहिए, ना कि इस तरीके से। मुझे ऐसा लगता है कि ये हैशटैग, जाहिर सी बात है हम ट्रेंड तो करेंगे ही, आफ्टर ऑल वी आर द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो हम करेंगे ही करेंगे हैशटैग ट्रेंड। और ये हमारे अब इमोशन से भी जुड़ा हुआ है, हमारी जिंदगी की यहाँ पर बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सही मायने में सही जगह पर हमें हिट करना चाहिए। वो सही जगह वो होगी जब हम रिफॉर्म की बात करेंगे। मैं वही चीज कहना चाह रहा हूं। अब आपने वो चीज बिल्कुल आपने बोल दी, मैं क्या चाह रहा हूं, मेरा क्या कहने का मतलब है। मेरा हम्म। वही कहने का मतलब है कि इस तरीके का जो हैशटैग है, ये हैशटैग फिर से पॉलिटिकल व्यू में कन्वर्ट होगा, जो कि पिछली बार मेरे साथ हुआ था, कल को वो किसी और के साथ भी हो सकता है। अगर इसके तहत कोई भी ज्यादा इमोशनल या सेंटिमेंटल हो गया, तो पिछली बार की तरह, मेरी तरह वो भी इस चीज में फंस सकता है। तो हम टीचर्स हैं, हम इस तरीके की चीजों से एक बार अगर सीख चुके हैं, तो दूसरी बार क्यों उस चीज में हम एक्चुअली क्या करें। हम इस तरीके से हम अपनी पावर्स का यूज करें, हमारी जो स्ट्रेंथ है हम उसका यूज करें। हम बड़ी बड़ी कमेटीज के लिए बात कर सकते हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल से भी हम बात कर सकते हैं। हम इस तरीके की हायर अथॉरिटीज से क्यों ना जाके बात करें, हम इस तरीके के हायर अथॉरिटी से अप्रोच करें, मिनिस्ट्री में अप्रोच करें, स्पेशली एजुकेशन मिनिस्ट्री में हमें अप्रोच करना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट लेवल पर एक प्रॉपर कमेटी का गठन किया जाए। वो कमेटी इस पर फैसला ले कि किस तरीके से आगे एसएससी को प्रोसीड करना है, क्योंकि पिछले 10 साल का पूरा डेटा निकाला जाए एसएससी का, वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज देखी जाए क्यों घटती चली जा रही हैं, जबकि डिपार्टमेंट में लगातार लोगों की जरूरत है, डिपार्टमेंट में लगातार लोग रिटायर हो रहे हैं और पद खाली पड़े हुए हैं, हम्म। लेकिन फिर वैकेंसी फिर कम क्यों होती चली जा रही है। तो इन सारी चीजों पर बात होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से बात होनी चाहिए। ये हैशटैग हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बट मेरा सवाल ये है कि ये हैशटैग ट्रेंड होगा, हर कुछ दिन में ट्रेंड होगा। सवाल हम्म। ये है कि हमारे कई सारे ब्यूरोक्रेट्स को भी मैंने यहाँ पर सुना हुआ है, उनका भी यही कहना है कि कोई नहीं सुनेगा इसे। और मैंने ये अच्छा। चीज लास्ट टाइम देखी, मैंने ये चीज बहुत अच्छे से देख ली थी सितंबर के महीने में लास्ट टाइम। इस वजह से मुझे लगता है कि अब हमें रिफॉर्म की बात करनी चाहिए और स्टूडेंट्स के ही बारे में जाहिर सी बात है करनी चाहिए। स्टूडेंट के सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, हमें आगे आकर अभी इस टाइम पे हमें जो हमारे बैकग्राउंड स्ट्रेंथ है उसका सपोर्ट लेना चाहिए। ये हमारे ही स्टूडेंट हैं जो कि कल को पढ़ाए हुए आज किसी डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर हैं। बहुत सारे ऐसे भी बड़े बड़े एडुकेटर्स हैं जिनके स्टूडेंट आज की डेट में यूपीएससी क्रैक करके आईएएस हैं, हम्म। आईएफएस हैं, आईपीएस हैं। तो हमें उनकी मदद लेनी चाहिए जो कभी हमारे भी स्टूडेंट हुआ करते थे, और तब जाकर उस पैनल में हम लोग अंदर सेट हो पाएंगे।